हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम बात करेंगे बोर्न-हैबर चक्कर का जो दूसरा उदाहरण है NH4Cl का बनना, और साथ में हम बात करेंगे प्रोटॉन बंधुता पर। प्रोटॉन बंधुता क्या होती है? ओके, कल के जो वीडियो लेक्चर था या जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बोर्न-हैबर चक्र क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है, और एक उदाहरण के माध्यम से हमने बोर्न-हैबर चक्र का जो इस्तेमाल है वो किस प्रकार से किया जाता है, NaCl का बनना, ये जो उदाहरण हमने कर लिया था। और उससे आगे आज हम बोर्न-हैबर चक्र का इस्तेमाल करते हुए जो अमोनियम क्लोराइड है या अमोनियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। देखिए विद्यार्थियों, देखिए जब अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करना हो तो उसका एक स्टेप में भी फॉर्मेशन किया जा सकता है। अमोनिया की रिएक्शन हमें HCl से करवानी है और क्या होगा, NH4Cl का निर्माण हो जाएगा। इस प्रक्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसको हम क्यों से डिनोट करते हैं, और क्यों का मतलब यहाँ पे होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन या सम्मोहन की ऊष्मा। ओके, और दूसरा और देखिए, इसमें जब हम इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं तो उसको मल्टी स्टेप फॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें इस वाले जो प्रोसेस है उसमें एक ही पद में जो रिएक्टेंट्स है उससे प्रोडक्ट बन गया है, लेकिन दूसरा पद की हम जो बात कर रहे हैं उसमें जो मल्टी स्टेप जो पद है उसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रोसेस हैं, विभिन्न प्रकार की जो एनर्जीज हैं, उनके रोल के माध्यम से फाइनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। देखिए देखिए विद्यार्थियों, ये आपके सामने अमोनियम क्लोराइड का जो बोर्न-हैबर चक्र है वो बनाया गया है। इसमें देखिए, क्योंकि कल हमने बताया था कि जो बोर्न-हैबर चक्र है वो एक ऊष्मागतिकीय चक्र है जो कि
तत्वों की या जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं उनकी संबंध उष्मा डिसोसिएशन या बंध वियोजन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, जालक ऊर्जा, इस प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं उनको अंतर संबंधित करता है या उनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। क्योंकि ये उष्मागतिकी के चक्र है, इसलिए ये उष्मागतिकी के चक्र उष्मागतिकी के नियमों से संचालित होता है और उसके अंतर्गत जैसा कि हमने पिछला जो क्लास थी उसमें बताया था कि हैस के जो कांस्टेंट हीट समेशन नियम है उसके अनुसार कोई प्रक्रम भले ही एक पद में संपन्न हो या फिर बहुपदों में संपन्न हो, दोनों ही प्रोसेस में जो कुल ऊर्जा परिवर्तन है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो इक्वल टू, देखिए ये एक पद में संपन्न हो रहा है और ये बहुत सारे पदों में संपन्न हो रहा है, इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन है इन सभी पदों के एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होगा। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस प्रोटॉन एफिनिटी, इसको मैं सर्किल कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे हम NH4 शेल का फॉर्मेशन के साथ में हम प्रोटॉन बंधुता भी पढ़ रहे हैं। प्रोटॉन बंधुता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो टर्म है वो जाना पहचाना टर्म है, लेकिन जो प्रोटॉन बंधुता का टर्म है वो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि प्रोटॉन बंधुता क्या होती है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, यानी किसी जो तत्व है उसकी इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जिस तत्व की इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही अधिक होती है। तो यहाँ पे प्रोटॉन बंधुता से क्या तात्पर्य है, प्रोटॉन बंधुता से तात्पर्य है कि जब कोई क्षार प्रोटॉन के साथ में जुड़ता है तो क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। तो देखिए जब NH3 क्या है, एक बेस है, किसके साथ में जुड़ा है, प्रोटॉन के साथ में जुड़ा है, क्या बनाया है, NH4 प्लस बनाया है। इस प्रक्रिया में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम प्रोटॉन बंधुता के नाम से जानते हैं। किसी क्षार द्वारा प्रोटॉन के साथ में जुड़कर अम्ल के अणु का निर्माण करने की प्रक्रिया में जो एनर्जी मुक्त होती है वो प्रोटॉन बंधुता के नाम से जानी जाती है। ये एनर्जी क्या हो जाएगी, प्रोटॉन एफिनिटी। बात क्लियर हो गई होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता और प्रोटॉन बंधुता में क्या अंतर है, ओके। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ने की प्रवृत्ति थी, यहाँ पे प्रोटॉन्स को जोड़ने की प्रवृत्ति है। किसी भी पदार्थ के द्वारा प्रोटॉन्स को जोड़ने की जो प्रवृत्ति है उसको हम प्रोटॉन बंधुता कहते हैं, ओके। तो देखिए प्रोटॉन बंधुता, इसके अलावा इसके हैं जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा U0, ओके। तो इन विभिन्न प्रकार की जो एनर्जीज हैं उनमें अंतर संबंध को ये जो बोर्न-हैबर चक्र है वो व्यक्त कर रहा है, ओके। तो इस प्रकार से देखिए हम विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों के लिए बोर्न-हैबर चक्र की सहायता से हम उनका बनना समझा सकते हैं और हम ये बता सकते हैं कि जो आयनिक क्रिस्टल बन रहा है वो कितना स्थायी होगा। उनके स्थायित्व की भी हम बात कर सकते हैं, बनेगा या नहीं बनेगा इस पर भी हम बात कर सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए अगर Q का मान नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, बनेगा और स्थायी बनेगा, स्थायी बनेगा, ओके। Q का मान अगर पॉजिटिव है किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए तो वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ओके। और अगर कोई दो आयनिक क्रिस्टल हैं
उनके स्थायित्व की तुलना करनी हो तो क्यों के मान के आधार पर हम तुलना कर सकते हैं। जिस आयनिक क्रिस्टल के लिए क्यों का मान जितना अधिक नकारात्मक होगा, जितना अधिक नेगेटिव होगा, वो आयनिक क्रिस्टल उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो दो क्रिस्टलों के क्यों के मान के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा आयनिक क्रिस्टल अपेक्षाकृत ज्यादा स्थायी होगा। ओके, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से बोर्न-हैबर चक्र आयनिक क्रिस्टलों के स्थायित्व की बात करता है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो स्टेबल है, और कैल्शियम ऑक्साइड है, वो स्टेबल है। ओके, लेकिन अगर हम ये कहें कि जो है NaCl2 है वो नहीं बनता है और NaCl स्थायी है, बनता है। NaCl2 क्यों नहीं बनता है? तो देखिए विद्यार्थियों, ये NaCl2 में Na2 प्लस स्टेट में है और प्लस 2Cl है। तो देखिए जब सोडियम से हम सोडियम प्लस बनाते हैं तो ये इजी वे में बन सकता है, क्योंकि इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान है वो कम है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त होता है। इसलिए सोडियम से सोडियम प्लस आसानी से बन जाता है, उसे तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन देखिए अगर हमें सोडियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना हो और Na2 प्लस में इसको कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए हमें अत्यधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें निकालना पड़ता है, जिसके लिए बहुत अधिक एनर्जी हमें देनी पड़ती है। अतः Na प्लस से Na2 प्लस वाला स्टेप है वो बहुत अधिक पॉजिटिव एनर्जी वाला हो जाता है, और जब बहुत अधिक पॉजिटिव एनर्जी वाला हो जाता है ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, क्यू का मान पॉजिटिव प्राप्त होता है। और जब पॉजिटिव प्राप्त होगा तो हम कह चुके हैं कि किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए अगर क्यू का मान पॉजिटिव होगा तो वो नहीं बनेगा। ओके, ठीक उसी प्रकार से देखिए हम ये बात CH2 और CH4 पर भी अप्लाई कर सकते हैं। CH2 और CH4 पर भी CH2 नहीं बनता है और CH4 बनता है। ओके, लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है और आयनिक जो क्रिस्टल्स हैं उसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा जो अध्ययन का जो एरिया है उसको हम इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वहीं तक सीमित रखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने दो उदाहरणों के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया है कि बोर्न-हैबर चक्र की मदद से आयनिक क्रिस्टल किस प्रकार से बनते हैं और जो बने हुए आयनिक क्रिस्टल्स हैं कितने स्थायी होंगे या बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस बात को हम बोर्न-हैबर चक्र की सहायता से आसानी से समझा सकते हैं। ओके, और किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए हम बोर्न-हैबर चक्र को लागू कर सकते हैं। ओके, अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि जो बोर्न-हैबर चक्र के जो एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं, वो क्या क्या हैं। ये बोर्न-हैबर चक्र है वो किन किन चीज़ों को समझने में हमें मदद करता है, आयनिक क्रिस्टल्स के किन पहलुओं को बोर्न-हैबर चक्र की सहायता से हम समझ सकते हैं। तो ये हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे। धन्यवाद।